दोस्तों, इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग यानी कि जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता यानी कि इसको बोल सकते हैं रिकॉग्निशन। ऑफ नेशनल और रीजनल GIO रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल और रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसको प्राप्त है? चुनाव आयोग को। यानी कि जो भारत का चुनाव आयोग है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसी भी दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि यानी कि कार्यकाल का समय क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का जो समय होता है, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। इसमें से जो भी पहले हो जाए।
वही जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि या कार्यकाल का समय होगा। और इसमें एक तथ्य दिया है, दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार इसमें क्या है, अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों की चयन समिति की सिफारिशों की चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। तो इसके देखने से क्या लगता है कि जो मुख्य चुनाव या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है यह चयन समिति की सिफारिशों के द्वारा राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में चयन समिति में चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, या बड़े दल के नेता शामिल होंगे। बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयोग
यह अधिनियम निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन जो है, चयन समिति करेगी। किसके? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या बड़े दल के नेता इसमें शामिल होंगे। तो इसका साफ तौर पे मतलब है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, जो नियुक्त किए जाएंगे, हो सकता है कि उनका झुकाव किसी एक दल के प्रति हो। तो इसमें चुनाव आयुक्त के स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। खैर, देखते हैं। अब प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में। यानी कि अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम जानेंगे कि कुछ प्रमुख निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद। बात करते हैं अनुच्छेद 324 की। चुनाव कार्य के अधीक्षण। निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति। चुनाव आयोग में निहित है।
चुनाव कार्य का अधीक्षण, निदेशन तथा जो नियंत्रण की शक्ति है वह चुनाव आयोग में निहित है। इसके बाद अनुच्छेद 325 आता है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा भी न कर सकेगा। अगला अनुच्छेद है 326। लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनावों में विधानसभा के विधानसभा के चुनाव में सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। अनुच्छेद 327 में अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। अनुच्छेद 327 कहता है विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की
संसद की शक्ति आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 में चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाना, इस चीज को अनुच्छेद 329 में बताया गया है। अनुच्छेद 329 को, जो कि अनुच्छेद 329 में बताया गया है, चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। यानी कि न्यायालय जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है चुनाव संबंधी विषय में। 329 क में क्या है? प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। इसको जो है निरस्त कर दिया गया है, यानी कि बोले तो डिलीटेड। इसको खत्म कर दिया गया, इस समय है नहीं। तो 329 तो है, लेकिन 329 को हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निर्वाचन आयोग से जो संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसमें कौन कौन से हैं? 324, 325, 326,
327, 328, 329, 329 को, लेकिन 329 को क्या किया गया है? हटा दिया गया है इसको। बाकी के जो अनुच्छेद हैं वह भारत के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है, जो दल के पदाधिकारियों हेतु समय समय पर होता रहता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है जब दल में आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसे उसके पद से हटाया जाता है? पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 के बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उनको हटाया जा सकता है।
तो ये तो था मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वह है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। हालांकि पहले मैंने राष्ट्रपति के चैप्टर में इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उसमें मैंने अपने हैंडमेड राइटिंग से नहीं लिखकर बताया हुआ है। उसमें या तो बुक्स को मैंने केवल रीड किया है या फिर कुछ स्लाइड्स बना करके उस चीज़ को बताया है। खैर, एक तथ्य हमको दे रखा है जिसको एग्जाम के व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं हम 61वें संविधान संशोधन की। 61वें संविधान संशोधन की। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह संविधान 1989 में हुआ था। जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो मतदान करने की आयु है आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इकसठवें संविधान संशोधन 1989 की प्रक्रिया में जो मतदान करने की आयु सीमा है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। पता नहीं ये कितना सही था प्रक्रिया में, लेकिन एक बात तो है, आज भी इस देश में इतनी विविधता है कि उसको पूरा करना या भरना एक समय की प्रतिबद्धता नहीं है। जरूरी नहीं कि सरकारी सब कुछ करे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जरूरी है कि खुद का नागरिक सुझाव सिविक सेंस भी सुधरना चाहिए, क्योंकि उसका किसी देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो जहाँ लिखा रहता है कचरा मत फेंको, लोग वहीं अक्सर फेंक देते हैं। यहाँ थूकना मना है, लेकिन वहीं थूकेंगे जरूर। खैर, अगला प्रश्न हमारा है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की
सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से। निर्वाचन आयोग की सलाह पर, परामर्श चाहे सलाह पर, राष्ट्रपति, इसमें मूल शब्द कौन सा है? राष्ट्रपति। जब सांसदों की अयोग्यता, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यह सांसद जो है अपने पद के लायक हैं कि नहीं है, जब यह निर्णय करना रहता है तो यह निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है राष्ट्रपति इस फैसले को करता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? संसद द्वारा किस व्यक्ति को संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराध घोषित किए व्यक्ति को यही तो हिंदुस्तान की विडंबना है। अपराधी अपराध करते हैं लेकिन उनका अपराध अदालत में साबित न हो जाने की स्थिति में आज भी संसद में बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? तो भारत में जो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है। किस तरह का? विधिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो राजनीतिक दलों को सबसे पहले 1985 में संवैधानिक मान्यता को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? किस देश में किस देश में नहीं होती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता उस देश में नहीं होती है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो, जहां पर द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो जो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है। आगे एक तथ्य दिया है, क्या है वो तथ्य? किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राजनीतिक दल को
किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। यानी कि किसी राजनीतिक दल को जब मुख्य विपक्षी दल का मान्यता मिलता है तो कम से कम उसके पास 10% सदस्य तो होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? तो उस टाइम जो है किस वर्ष जो है 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? तो एक बार तो 1989 में और दूसरी बार 1993 ईस्वी में। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? 1989 में, इसके बाद 1993 में। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? दल बदल निरोधक अधिनियम यह अधिनियम 15 फरवरी 1985 को 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया था। नोट, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा
जारी की गई। अधिसूचना से होता है। दूसरा, यह अधिसूचना जो होता है, यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। इसके बाद एक आखिरी है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन संसद तथा राज्य विधानमंडलों के राज्य विधानमंडलों चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इस तरह से जो महेश कुमार बर्नवाल की जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित किताब है, उसमें जितने भी मेन टॉपिक फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, वो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और नोट्स हैं, मैंने बाय हैंड राइट किया, पढ़ा, लिखा, तो 54 मिनट 14 सेकंड में वो समाप्त हो गया। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है इसमें शामिल है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।